Hello, student. Good evening, sir. Good evening. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. बस 2 मिनट सब लॉग इन कर जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर अपने नाम से एंटर करिए। 14880 कौन है? सर 14880 कौन है? अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कौन है। सर नहीं बताएंगे तो मैं एग्जिट करवा दूंगा। आपके पास 1 मिनट है बताने के लिए। ये 14880 कौन है? Excuse me, sir. हाँ जी। सर जैसे इस साल मैं न्यू एडमिशन हूँ फ्यूजन में, तो मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो नए हैं। हाँ, कई होते हैं बच्चे नए, कुछ बच्चे नए हैं बीच में, बिल्कुल हैं। ओके। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा आप ही सिर्फ नए हैं? वैसे सर। नहीं, और भी नहीं। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। हम एक बहुत छोटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री इन एक्शन। हार्डली 2-3 लेक्चर्स का है। इसके बाद आप कहोगे तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, आप कहोगे सॉलिड स्टेट तो मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। चैप्टर का नाम फिर से बोलना। केमिस्ट्री इन एक्शन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सर हाँ जी बेटा। सर हरनूर ना लॉग इन करने की कोशिश कर रही है, आप उसे एंटर कर लो। मैं उसे एंटर कर लूं? अभी एंटर हाँ कर। मैं जी। सबको एडमिट के लिए यस कर दिया है। कई बार ना सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है 2 मिनट एडमिट होने में सबको। मैं तो सबको यस कर रहा हूँ। ये देखो 2 मिनट में सारे हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। 2 मिनट बच्चे सारे लॉग इन हो जाएं। एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले आप ये गुड देखिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। पहले आप देखिए, आप सबको क्या दिख रहा है? सर एनसीईआरटी बुक के चैप्टर की हेडिंग। यस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको केमिस्ट्री इन एक्शन भी कहते हैं और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी कहते हैं। 2 नाम है इस चैप्टर के। ठीक है, आइए। इसके 2 नाम हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड 1 मिनट सारे लॉग इन हो जाए बच्चे। अभी भी ना लॉग इन हो रहे हैं बच्चे। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे इंडल्ज है। कोई बताएगा कोई कि हम अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री कैसे यूज होती है, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यूज होती है? एक्सक्यूज मी सर, आवाज फट के आ रही है। यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। चलो मैं थोड़ा और लाउडली बोलता हूँ। आप सारे म्यूट पे रहिए। पहले मैं आप सबको म्यूट पे कर देता हूँ सो दैट मेरी आवाज और अच्छे से आए। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी देन आई विल कम ऑन बोर्ड। ठीक है, जस्ट वेट। मैं सबको म्यूट कर दूं। म्यूट एवरीबॉडी। यस प्लीज। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कैसे इंडल्ज है, हमें ये पढ़ना है। सुबह उठे, मंडे का दिन था, अज्यूम कर रहे हैं कि मंडे का दिन था, तो सुबह सुबह हम उठे, हमने देखा कि संडे को तो कुछ लोग मंडे उठे,
सुबह सुबह उठे, मंडे था, मंडे को कुछ लोग नहाते हैं, क्योंकि सर मंडे ही नहाते हैं, तो उन्होंने बात लिया। जब उन्होंने बात लिया तो बात में जो उन्होंने सोप यूज किया वो केमिकल्स था। वो क्या था? केमिकल था। जो वाटर यूज किया वो भी एक केमिकल ही है, H2O। उन्होंने उसके बाद जो टॉवल यूज किया वो भी केमिकल था, एंड जो शैम्पू यूज किया वो भी केमिस्ट्री था, केमिकल्स थे। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर आपने ब्रेकफास्ट करने के लिए सोचा। जो ब्रेकफास्ट करने के लिए आपने खाना खाया वो भी क्या था? केमिस्ट्री था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने कहा मुझे स्कूल जाना है। तो आप स्कूल के लिए अपनी कॉपी, पेन, बैग लेके गए। अब कॉपी, पेन में जो इंक यूज हो रही है वो भी क्या है? केमिकल्स हैं। फिर उसके अंदर आपने बहुत दिनों बाद पढ़ रहे थे तो आपने बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे अपने टीचर से। टीचर का भी सिर दुखा, आपका भी सिर दुखना शुरू हो गया। तो एक टैबलेट मैडम ने खाई, एक टैबलेट आपने भी खाई। जब ऐसा हुआ, वो जो टैबलेट्स खाई गई वो क्या था? वो भी केमिकल्स थे। वो भी क्या थे? केमिकल्स थे। फिर आप घर आए, घर आके खाना खाने लगे। पेरेंट्स ने कहा आपने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, आपने तो ब्रश ही नहीं किया हुआ। ब्रश के लिए जो टूथपेस्ट यूज किया वो भी केमिस्ट्री था। फिर उसके बाद जो ब्रिसल्स यूज किए गए ब्रश के अंदर वो भी केमिकल थे। जो ब्रश का प्लास्टिक था वो भी केमिकल था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी? ये सारी की सारी चीजें केमिकल्स ही थे। तो डेली लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज हमें कुछ मेजर चीजों पे ध्यान देना है। वो मेजर चीजें हैं क्या? आइए वो मेजर चीजें हम देखते हैं क्या क्या है। वो मेजर चीजें हैं क्या वो हम देखने लगे। आप बताइए इन जनरल और कहाँ कहाँ आप केमिस्ट्री यूज करते हैं? बताइए कहीं आपने केमिस्ट्री यूज की हो डेली लाइफ में? पेन से लेके इंक, पेपर, बैग, ये जितनी चीजें हैं ये केमिस्ट्री ही हैं। आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो हम ये देखेंगे डेली लाइफ में केमिस्ट्री कैसे यूज होती है, जो भी हमने देखा। फिर एक टर्म आएगी कीमोथेरेपी, ये क्या होता है। फिर कौन कौन सी तरह से हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन ड्रग टारगेट, अब ये क्या होते हैं। फिर एक्सप्लेन हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स फंक्शन इन द बॉडी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। क्लिनजिंग एक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले तो आता है ड्रग एंड मेडिसिन। कोई बताएगा ये ड्रग और मेडिसिन में फर्क क्या होता है? ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन अ ड्रग एंड अ मेडिसिन? तो ड्रग से बंदा एडिक्ट हो जाता है और मेडिसिन से हम मतलब कोई प्रॉब्लम क्योर करने के लिए, तो वो मतलब डेफिनेट अमाउंट में इतना अफेक्ट नहीं करती पर्सन को। बेटा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। राइट अ क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। What is the difference between drug and medicine? बेटा बिटिया ने एक आंसर बहुत अच्छा दिया है कि ग्रेस बेटा दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? कि सर जो ड्रग्स होते हैं वो एक पर्सन को एडिक्ट कर देते हैं कि उन्हें मतलब उनकी डोजेज बार बार लेनी पड़ती है, लेकिन मेडिसिन एक डेफिनेट अमाउंट में लेते हैं तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ये पहला डिफरेंस लिखेंगे, ड्रग्स कॉजेज एडिक्शन, मेडिसिन डू नॉट कॉजेज एडिक्शन। ये पहला डिफरेंस है, ड्रग कॉजेज एडिक्शन, मेडिसिन डू नॉट कॉजेज एडिक्शन। हाँ जी, व्हाट इज द सेकेंड वन, सेकेंड डिफरेंस? कोई और बताइए सेकेंड डिफरेंस। Drugs are harmful for body. Drug is harmful for the body. Sir, high amount of drugs are very harmful to our body, whereas medicine. अंशुल जी ने कोई बहुत प्यारा सा आंसर दिया है, अंशुल जी दोबारा बोलिए। सर वैसे तो पता नहीं कि आंसर ठीक है, बट drugs are high amount of drugs are very harmful to our body. High वो तो consumption of drugs. अगर आप मेडिसिन की भी हाई डोज ले लेंगे तो हार्मफुल तो वो भी होते हैं, ओवरडोज नाम सुना होगा। आप किसी भी मेडिसिन को ज्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए, इट इज हार्मफुल। Sir, it is not available easily, whereas medicines are available easily. ड्रग इज नॉट अवेलेबल। सर पर्ची लेनी पड़ती है सर, पर्ची वगैरह पता नहीं बहुत बड़ा प्रोसीजर प्रिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन हाँ जी सर, प्रिस्क्रिप्शन अनटिल डॉक्टर नहीं लिखता सर। ओ सर मेरी बात तो सुनिए, आप ड्रग की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन की बात कर रहे हैं? सर ड्रग की बात कर रहे हो, अनटिल डॉक्टर नहीं लिखता तो ड्रग है वो मुश्किल से रिकमेंड नहीं होता। अंशुल जी भावुक मत हाँ होइए। जी सर। अंशुल जी, Sir, medicine is a term of drug. medicine is a term of drug. नहीं सर, सर ड्रग के हाँ जी गुड सर, इफेक्ट्स भी होते हैं और बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। yes, this is the correct answer. Drugs has side effects. Medicine do not have side effects. Right on. Drugs has side effects. Drugs has side effects. Medicine do not have side effects. Medicine do not have side effects. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बेटा जो आइडियल मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर कोई चीज आइडियल होती ही नहीं, कोई चीज आइडियल नहीं होती, इसलिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब लाइक होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग कोरोना या कोविड-19। अब इसकी अगर मेडिसिन आ जाती है और वो कहते हैं कि आप मेडिसिन खा के बच तो जाएंगे बट आपके सारे हेयर्स गिर जाएंगे, जैसे कैंसर में होता है। आप बताइए जो मरने वाला होगा वो खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। तो ये साइड इफेक्ट हो गया। तो हम मेडिसिन ऐसी बनाना चाहते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, पर आपने पढ़ा है नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 100%। नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 100%। ऐसे नो मेडिसिन इज परफेक्ट। फॉर अ परफेक्ट मेडिसिन it do not causes habitual nature and it do not have side effects, but in reality it happens. तो ये आइडियल कंडीशन है। तो ये दो डिफरेंस हैं, एक तो ड्रग्स की हैबिट पड़ती है, मेडिसिन की हैबिट नहीं पड़ती। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन के नहीं होते। ये 2 पॉइंट्स लिखने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी किसी पॉइंट्स पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स, कोई ड्रग का एग्जाम्पल दीजिए। ओपियम, कोरेक्स, हीरोइन, हाँ हीरोइन, दैट इज अ करेक्ट। मॉर्फिन, यस हीरोइन। सुनिए कोरेक्ट सर। अंशुल जी किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए। हीरोइन, कोकीन, और उसमें आप मॉर्फिन, ये सब क्या हैं? ये ड्रग्स हैं। कोकीन, ब्राउन शुगर, ये ब्राउन शुगर वो नहीं है जो आप कॉफी पीने जाते हैं तो वो सर्व करते हैं।
ब्राउन शुगर इज ऑल्सो व्हाट, अ ड्रग। एंड मेडिसिन में आप एग्जाम मेडिसिन बोलिए, कोई मेडिसिन, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, सिट्राजाइन हो गया, ये सब क्या है? मेडिसिन है। क्लियर? चलिए, ये हमें क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस इन ड्रग एंड मेडिसिन। अब बारी आती है अगला, अब हम आगे करने लगे हैं। सर, हाँ जी सर जैसे हम इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं ड्रग्स में कि ये सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करती है बट मेडिसिन रूट कॉज को क्योर करती हैं। बेटा आप लिख तो सकते हैं, बट ना एनसीईआरटी में 2 मेजर डिफरेंस दिए हुए हैं जिसके मार्क्स हैं। इसके अलावा जो आप लिखते हैं टीचर 2 आउट ऑफ 2 नहीं देगा। आप इसको थर्ड पॉइंट बना सकते हैं। दोबारा बोलिए, मैं दोबारा सुनता हूँ, क्या बोल रहे हैं बिटिया? सर ड्रग्स जो हैं सिम्टम्स को रिलीव करते हैं बट मेडिसिन रूट कॉज को क्योर करने की कोशिश। आप बताइए, लोग ब्राउन शुगर, कोकीन, मॉर्फिन लेते हैं, कौन से सिम्टम्स को रिमूव करते हैं? सिम्टम्स भी तो बेटा डिजीज के ही होते हैं ना। तो आई थिंक सो जो 2 पॉइंट पहले लिखवाए गए, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स फॉर दैट। ओके सर। हाँ, बाकी आप जो लिखते हैं वो कवरिंग आंसर्स हैं बट एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है। आइए। ओके सर। हाँ, नहीं, दैट्स अ गुड ट्राई करो, अच्छी बात है। Drugs cause hallucinations and medicines don't. ये हेलोजिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन? सर दिमाग को कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है जो रियल नहीं होता। नहीं यार, पैरासिटामोल खाते हैं, दोबारा बोलो। Drugs cause hallucinations, medicines don't. Illusion, not, I thought hallucination, H वाला, it's illusion। वो ठीक है, यू कैन राइट इट, इल्यूजन होती है। पर मैं फिर वही बोलूंगा, आपका आंसर करेक्ट है पर मार्क्स उन्हीं 2 पॉइंट्स के मिलेंगे। तो ये आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो कोई मार्क्स काट नहीं सकता। ड्रग्स causes illusion whereas medicine do not causes illusion। that's good। तो ये हमारे ड्रग्स और मेडिसिन के डिफरेंस थे। आइए हम आगे चल रहे हैं। कीमोथेरेपी, ये आपने वर्ड बड़ा सुना होगा सर। हाँ जी, व्हाट इज सर जो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट्स दिखाए थे, एक बार वो स्लाइड दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट ले। दिखा, ये थे बच्चे, ये एनसीईआरटी से लिए गए, ये हम सारे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके सर, ले लिया सर। ये भी आएंगे सारे धीरे धीरे, अपने आप आते जाएंगे। आइए हम चल रहे हैं। कीमोथेरेपी, व्हाट इज कीमोथेरेपी? सर जब हम एक केमिकल को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। जब हम किसी भी मेडिसिन को यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। वैसे कहीं बुक में तो नहीं है, बट ये देखिए CHE, ये केमिकल से बना है। ये देखिए मदर, MOTHER, मदर। जैसे मदर एक थेरेपी देती है, प्यार करती है, एंड ये वहां से लिया गया है मदर। तो ये केमिकल्स विद मदर, जैसे मदर ध्यान रखती है वैसे केमिकल्स जब ध्यान रखते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। कुछ लोग कीमोथेरेपी को कैंसर से जोड़ते हैं, वो करेक्ट नहीं है। कहीं भी बोलिए क्या हो रहा है, कीमोथेरेपी हो रही है, अच्छा कैंसर हुआ है? नो। कैंसर, सर आप बीमार हो गए, बुखार हो गया, आपने मेडिसिन खा ली, ये भी कीमोथेरेपी है। ये भी क्या है? कीमोथेरेपी है। आपने सिर दुख रहा है, आपने मेडिसिन खा ली, ये भी कीमोथेरेपी है। आइए कीमोथेरेपी की डेफिनेशन देखते हैं। यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। पहले इस डेफिनेशन को लिखो।
फिर मैं आपको और भी वर्ड्स के मीनिंग समझाऊंगा। नोट करिए पहले इसको, 1 मार्क में आ जाता है। कीमोथेरेपी, use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy। आइए अभी इसमें ये जो वर्ड आप देख रहे हैं थेरेपेटिक, अब ये क्या है? इट इज रिलेटिंग टू हीलिंग ऑफ डिजीज। नीचे देखिए, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? हीलिंग ऑफ डिजीज। आपको कोई भी डिजीज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई, कुछ हो गई, जब हम उस पर मेडिसिन लगाते हैं या खाते हैं, उससे जो वो चीज ठीक हो जाती है, डिजीज को कम करना, इज कॉल्ड थेरेपेटिक। इज इट ओके? यू हैव रिटन द डेफिनेशन प्लीज। चलिए नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ये हेडिंग नोट्स करिए, ये आप हेडिंग नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। मेरा रिकॉर्डिंग को लेके फिर एक आंसर है, मेरी ट्राई होती है मैं हर लेक्चर को रिकॉर्ड करूं। अगर कोई टेक्निकल एरर नहीं आ जाता तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें लाइट फ्लक्चुएशन भी तंग कर सकती है, कोई वॉइस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई स्पेस स्टोरेज इन लैपटॉप हो सकता है, बहुत सारे तरह की डिफिकल्टीज होती हैं। और ये एक बंद रूम में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उस रूम में हम बहुत बार नहीं जा सकते, डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर कोई डिफिकल्टी नहीं आती तो लेक्चर सेल्फ रिकॉर्ड हो जाता है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर चांसेस 60 to 70% ही होते हैं रिकॉर्डिंग के। ओके, नोट कर लिया सबने? हाँ, और ये सारे लेक्चर्स मैं गूगल क्लासरूम पे डालता रहता हूँ, जिसका मिस हो जाए वो गूगल क्लासरूम पे जाके उस लेक्चर को दोबारा सुन सकता है, रिवाइज भी कर सकता है। हाँ जी, कर लिया नोट? यस सर। चलिए हम आगे चल रहे हैं। हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ जी, अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोजेनिक। इतने टफ वर्ड आप बायो में यूज करते हैं, इफेक्ट। इसमें है क्या? इसमें ना हम काम बज रही है हैं जी, मैसेज वाली भी। कौन बोल रहे हैं बेटा? साइलेंट रखिए सारे। इसमें हम मेडिसिन की कैटेगरीज बना देते हैं। लाइक आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक, आपने बना दिया डिसइंफेक्टेंट, आपने बना दिया एनाल्जेसिक्स, आपने बना दिया एंटासिड। डॉक्टर्स ना कैटेगरी बना देते हैं। आपने बोला सिर दुख रहा है, आप बोलेंगे पैरासिटामोल, डिस्प्रिन खा लीजिए, इन दोनों में से कोई भी, क्रोसिन ले लीजिए। बुखार हो गया, आप कहेंगे जी पैरासिटामोल भी चल सकती है, क्रोसिन भी चल सकती है। आपने बोला इरिटेशन हो रही है, स्किन में एलर्जी हो रही है, आप कहेंगे सिट्राजाइन ले लीजिए। आप कहेंगे कि लाइक पेन हो रही है बहुत ज्यादा, तो बोलेंगे निमोस्लाइड ले लीजिए, ब्रिफेन ले लीजिए। एंड और कौन सी यूज करते हैं पेन किलर घर पे? कॉम्बिफ्लिन यूज करते हैं। तो ये सब हमने कैटेगरीज बना दी अकॉर्डिंग टू द रेंज अवेलेबल। यहां देखिए, इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम whole range of drugs available for the treatment of a particular type of a problem.
अब मान लीजिए ये इधर लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या है? पेन किलर। अब पेन किलर कई तरह के होते हैं। दांत का जब दर्द होता है तो जनरली लोग कॉम्बीफ्लिम खाते हैं। जब कोई और कॉम्बीफ्लिम मान लीजिए घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप कहते हैं जी क्या ले लीजिए, लाइक क्रोसिन पेन रिलीव ले लो, क्रोसिन पेन रिलीव ले लीजिए, या नीमोस्लाइड ले लीजिए। तो ऐसे उन्होंने क्या बना दी? कैटेगरीज बना दी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट। तो ये आप अगर नोट करना चाहें, आई थिंक सो इतना ये वाला फर्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड देम whole range of drugs available for the treatment of particular type of a problem. यहां से आप नोट कर सकते हैं। इट मैं लिखवा भी देता हूं, इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स because it provides them the whole range of drugs available. It provides them whole range of drugs available for a particular type of problem. For a particular type of problem. प्लीज अपनी वॉइसेस को बंद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक्स आर कॉल्ड पेन किलर्स। Analgesics are called painkillers. Antiseptics are used to kill microorganisms. Antiseptic is used for killing microorganisms. तो ये क्या बन गए? एक कैटेगरीज क्रिएट हो गई। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, classification on the basis of drug action. Drug action. अब उस it is based on the action of a drug on a particular biochemical process. अब मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं? इसमें it is based on the action of a drug on a particular biochemical process. हमारा एक प्रोसेस पे ध्यान रहता है। लाइक जो पेन किलर होता है, पेन किलर जो पेन हो रही है वो ब्रेन बताता है कि पेन हो रही है, तो हमारा फोकस ब्रेन पे है। किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हमारा ध्यान आ गया तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अब ब्रेन को सिग्नल ब्लॉक करना है, ब्रेन के पास जो सिग्नल जा रहा है हमें उसे ब्लॉक करना है कि पेन हो रही है। अगर वो सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो हमें फील ही नहीं होगा दर्द हो रही है। और जब कोई चोट लग जाती है, कोई सर्जरी हो जाती है, ये जो पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स कई तरह के होते हैं, आपने देखा होगा, इंजेक्शन भी लगते हैं, टैबलेट्स भी होती हैं, स्प्रे भी होता है। मेन टारगेट क्या है? वो सिग्नल ब्रेन को ना जाए। तो हम एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं, ब्रेन पे फोकस कर रहे हैं। अब दर्द तो पैर में भी हो सकता है, दर्द तो हाथ में भी हो सकता है, दर्द तो दांत में भी हो सकता है। मेडिसिन को कैसे पता चलेगा कि भैया दर्द कहां हो रहा है? आप देखिए, कोई भी दर्द हो, आप कॉम्बीफ्लिम खा लेते हैं। अब कॉम्बीफ्लिम को थोड़ी पता है दांत का दर्द है, कोई चोट लगी है उसका दर्द है। तो कॉम्बीफ्लिम ने क्या किया? उसने ब्रेन को जो सिग्नल जा रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे ही वो सिग्नल ब्लॉक हुए, ब्रेन को पता ही नहीं चला अब दर्द हो रहा है। हिस्टामाइन, कोई बताएगा हिस्टामाइन क्या होता है? देखिए लिखिए, एंटी हिस्टामाइन। व्हाट इज एंटी हिस्टामाइन्स? एनीबॉडी? व्हाट इज एंटी हिस्टामाइन्स?
तो जो एंटी पेट में इन्फ्लेमेशन बंद कर देती है। होता क्या है? हिस्टामाइन क्या होता है? एसिडिटी। नो, वो तो वो एसिडिटी ही होती है। हिस्टामाइन होता है एलर्जी। हिस्टामाइन इज एलर्जी। आप कहते हैं ना मुझे इस चीज से एलर्जी है, कईयों को पपाया से होती है, कईयों को वीट से हो जाती है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग होती है। लाइक इवन जो अस्थमा है वो भी एक एलर्जी है, इट इज नॉट अ डिजीज। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है जब आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर दी जाए और बॉडी के जो सेल्स हैं उसके लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो हमारी बॉडी के सेल्स ने देखा ये कंडीशन अनफेवरेबल्स हैं, एक नई कंडीशन में डाल दिया। बॉडी ने एक नया केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया जो वो सेल पहले नहीं कर रहे थे, और जैसे ही वो केमिकल रिलीज होगा तो हमें डिस्कंफर्ट आ जाएगा, बिकॉज हमारी बॉडी को उस केमिकल की हैबिट नहीं है। फिर से समझिए, इट इज एंटी एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। एलर्जी को इंग्लिश में हिस्टामाइन कहते हैं। एलर्जी को हिस्टामाइन कहते हैं, और एंटी हिस्टामाइन होते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डस्ट से है, आप स्टोर में जाइए, स्टोर में बहुत डस्टी चीजें पड़ी होती हैं, आप कुछ भी हिलाते हैं तो डस्ट आपके नोज में आती है, तो कुछ लोगों को उससे कोल्ड हो जाता है, कुछ लोगों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो कुछ लोग, अब कुछ लोग जो होते हैं जैसे ठंड शुरू होती है तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब हुआ क्या, जब ठंड हुई तो लंग्स श्रिंक कर गए। ठंड हो रही है तो एवरीथिंग कंट्रैक्ट्स, कुछ पर्सन्स के लंग कंट्रैक्ट कर जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो तेजी से सांस लेने की ट्राई करते हैं। अगर तेजी से लेते हैं तो आप कहते हैं सांस चढ़ गया। हाँ, अगर उससे पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो समटाइम दे बिकम अनकॉन्शियस एंड इट कैन इवन कॉजेस डेथ। तो आपने देखा होगा वो एक स्प्रे सा लेते हैं, एक वो स्प्रे सा ले लेते हैं, जब वो स्प्रे सा लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब वो स्प्रे क्या है? व्हाट इज दैट स्प्रे? स्प्रे है क्या बेटा? स्प्रे जो है उसमें एक मेडिसिन थी, स्प्रे में एक मेडिसिन थी जो लंग्स में गई, उसने लंग्स के मसल को रिलैक्स कर दिया, जिसने लंग्स के मसल्स को रिलैक्स कर दिया, जिसने लंग्स के मसल्स को रिलैक्स कर दिया, जिसके कारण लंग्स एक्सपैंड कर गए। जब लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी लंग्स में ज्यादा जाती है, वो सांस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, दे फील ओके। अब अस्थमा भी कई तरह का होता है, कईयों को ठंड से होता है, कईयों को डस्ट से होता है, कईयों को आपके ये जो फ्लावर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बायो वाले ज्यादा अच्छा जानते हैं, फ्लावर्स के वो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स से होता है। तो इट इज डिफरेंट। सबसे अजीब तो है कईयों को पपाया से, एंड कईयों को वीट से, और तो और कईयों को तो बहुत एडवांस होता है, प्रोटीन से हो जाता है। कॉकरोच से भी होता है। क्या बोल रहे हैं बिटिया?
तो कभी कभी कॉकरोच से भी हो जाता है। हाँ, कॉकरोच से तो सबको एलर्जी होती है वैसे। गर्ल्स को तो कॉकरोच, वो जो लिजर्ड, इनसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये तो कॉमन है। तो यू गॉट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग वी आर वर्किंग। कैन वी मूव फर्दर? नोट कर लिया होगा? यस सर। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी की जाती है। लाइक एक एग्जाम्पल दिया है, इसे सल्फरना अमाइड कहते हैं। ये देखिए NH2 होता है ना, अमाइड होता है CONH2। अमाइड क्या होता है? CONH2, CONH2, ये हमारा अमाइड होता है। अब अमाइड जो होता है CONH2 होता है, ये है सल्फा अमाइड SONHR, ये भी उसी की तरह है। ऐसे ही आपने देखा होगा, आई विल राइट वन मोर, जो CONH2 है, वो जो है वो तो है प्राइमरी। CONHR जो है वो है 1 डिग्री। कैन यू सी दिस? CONH2 ये 1 डिग्री अमाइड है। CONHR, अगर इसके आगे एक R और लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, ये 2 डिग्री अमाइड है। आपको मैंने बताया था, +1 में पढ़ाया था, थायो अल्कोहल, थायो को भी सल्फर ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर आ रहा है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ONH, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 6 की होती है, तो देखिए सल्फर की वैलेंसी 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 1, फिर 2, फिर ऊपर भी डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड। तो उन्होंने कहा जो कई बार मेडिसिन को हम स्ट्रक्चर से भी करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था जिनमें मल्टीपल बेंजीन रिंग्स होती हैं, लाइक नैप्थलीन, एंथ्रासीन, दे आर कैंसर कॉजिंग, दे आर व्हाट, कैंसर कॉजिंग। ऐसे बच्चे, ऐसे ही क्या होता है, हर स्ट्रक्चर के इफेक्ट्स होते हैं। क्लोरीन, अब जैसे आपने देखा क्लोरो अब आ रही है, क्लोरोक्विनिन करके आ रहा, जो मेडिसिन आ रही है, कहते हैं कोविड-19 में यूजफुल है। तो कहीं ना कहीं पा रहे हैं कि क्लोरीन इज यूजफुल। तो हो सकता है जो रियल मेडिसिन है इसमें आपको क्लोरीन दिखे। तो ऐसे ही हर स्ट्रक्चर का अपना बेनिफिट है। मेडिसिन कैसे क्लासिफाई की जा सकती हैं? अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, हमने नेमिंग भी पढ़ी थी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस क्या किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है। आइए आगे चलते हैं। सर एक सेकेंड। हाँ, नोट कर लीजिए। और कोई भी बच्चे का कुछ मिस हो जाता है, नोट करना चाहते हैं, जब मैं समझा देता हूं उसके बाद आप बोल दीजिए सर ये वाली स्लाइड दोबारा दिखा दो, दोबारा देख लो। समटाइम मैं चैट नहीं पढ़ता, ठीक है, तो मिस भी हो सकता है, आप डायरेक्टली बोल दीजिए। कर लिया नोट सबने? कर लो, नोट कर लो। सर ये जो एक तरह का जो आप कह रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर वाले जो ड्रग होते हैं, ये है वो सल्फोनाम? क्या हाँ, ये उसका एग्जाम्पल है। सर डायग्राम नहीं बनाने, डायग्राम्स आर नॉट इन योर सिलेबस। बिल्कुल भी डायग्राम, एक भी डायग्राम आपके सिलेबस का नहीं है। हम तो डायग्राम्स आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं। डायग्राम्स आर शोन जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। ये जो जितनी भी मेडिसिन आगे आएंगी,
किसी का भी डायग्राम नहीं बनाना, वो तो हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। सर हम Clear कौन हो सा गया? चैप्टर कर रहे हैं? मैं लेट ज्वाइन हुई थी, मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कर रहे हैं। आप ड्रग्स में इंटरेस्टेड तो नहीं है? नो सर। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन ना लो, ये आपके काम का नहीं है, आप इंटरेस्टेड चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। हमने एक छोटा सा चैप्टर था उसको स्टार्ट किया है, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है ये। सर कीमोथेरेपी से पहले भी आपने कुछ करवाया था? कीमोथेरेपी से पहले मैंने आई डोंट, ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस लिखवाया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये कीमोथेरेपी वही होती है ना जिसमें बाल चले जाते हैं? मैंने अभी तो बताया, डू नॉट ज्वाइन विद कैंसर। कीमोथेरेपी मींस एनी ट्रीटमेंट ड्यू टू मेडिसिन, एनी ट्रीटमेंट ड्यू टू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इस चैप्टर की वेटेज कितनी होगी? 3 मार्क्स है, 3 to 4 मार्क्स। वैसे 3 मार्क्स है पर चॉइस में 4 मार्क्स तक आ जाता है, क्योंकि चॉइसेस भी होती हैं पेपर में, तो 4 मार्क्स तक चले जाता है। ठीक है सर, आइए, थैंक यू। ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा नंबर। 3 क्लासेस 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स। आइए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, मार्क्स के लिए तो चलो है ही है, पर नॉलेज के लिए। अब इसमें समझिए होता क्या है, जो हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन को मान लीजिए पैर में दर्द है, अब पैर तक मेडिसिन को लेके कौन जाएगा? भाई मेडिसिन तो चली जाती है स्टमक में, अब स्टमक से वो डिजोल्व होके ब्लड में चली गई, अब ब्लड उसे पैरों तक ब्लड लेके जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है, रियलिटी में जब हम मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे आजकल कोविड-19 की मेडिसिन बना रहे हैं, अब लंग्स के अंदर कुछ जगह तो ब्लड भी नहीं होता, पर मेडिसिन तो चाहिए हमें, ठीक है? तो मेडिसिन को उस पर्टिकुलर जगह तक लेके कौन जाएगा? रियलिटी में जो हम मेडिसिन खाते हैं या इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे ये मेडिसिन को कैरी करते हैं। दे आर लाइक बसेस, ये बस की तरह हैं। जो मेडिसिन बनाने वाला है वो पहले ये डिसाइड करता है कि जो मेरी मेडिसिन होगी उसको लेके कौन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट लेके जाएगा, लिपिड्स लेके जाएंगे, प्रोटीन्स लेके जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड लेके जाएंगे, वो डिसाइड करता है। फिर वो आपने मान लीजिए अज्यूम कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट लेके जाएगा, फिर जो बॉडी में आपने मेडिसिन खाई वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करेगी, कार्बोहाइड्रेट उसे बस की तरह लेके जाएगा और वहां तक लेके जाएगा जहां पे इंफेक्शन है, फिर वहां पे उसको रिलीज कर देगा। अब होता क्या है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली वो 2-3-4 तरह की मिक्स करके टैबलेट्स देते हैं, एक लाल वाली गोली खा लेना, एक पीली वाली खा लेना, एक हरी वाली खा लेना, एक ये खा लेना। और भैया 4 गोलियां खा ली, पर अगर हम वो तो कहते हैं कि कभी भी ना डॉक्टर की राय के बिना मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, बड़ा कॉमन कहते हैं, पर इंडियंस आर हाफ डॉक्टर्स देमसेल्फ। हर घर में डॉक्टर है इंडिया में, तो क्योंकि वो खुद ही बिना पूछे डॉक्टर से खा लेते हैं। इसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूं। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब तो आपने एक मेडिसिन खाई कोई बात नहीं, अब आपको ये नहीं पता वो मेडिसिन कार्बोहाइड्रेट लेके जा रहा है, लिपिड लेके जा रहा है, प्रोटीन लेके जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड लेके जा रहा है। अब जब हमने एक मेडिसिन खाई, मान लीजिए उसे कार्बोहाइड्रेट लेके जा रहा है, हमने एक मेडिसिन और ले ली अपने आप ही, मान लीजिए स्टमक भी दुख रहा था एंड
लाइक कोई आप वैसे भी कोई नॉर्मल बीपी की गोली खाते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए स्टमक दर्द हो रहा था और बीपी की गोली भी खाते हैं, हमने दोनों टैबलेट्स इकट्ठी ले ली बिना डॉक्टर से पूछे। अगर मान लीजिए आपने जो बीपी की गोली खाई वो लिपिड्स लेके जा रहे थे और जो पेट दर्द था वो कार्बोहाइड्रेट वाली मेडिसिन थी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए जो पेट दर्द की दवाई थी वो भी कार्बोहाइड्रेट ने लेके जानी थी और बीपी की दवाई भी किसने लेके जानी थी, कार्बोहाइड्रेट ने। अब यहां पे केमिकल रिएक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। केमिकल कैन रिएक्ट, मेडिसिन कैन रिएक्ट एंड इट कैन बी क्वाइट डेंजरस। तो जो हम जब डॉक्टर दवाई देता है वो उसने बहुत स्टडी की होती है एंड उसने ये समझा होता है कि कौन सी मेडिसिन कार्बोहाइड्रेट लेके जा रही है, कौन लिपिड लेके जा रहा है, कौन प्रोटीन लेके जा रहा है, कौन न्यूक्लिक एसिड लेके जा रहा है। जब भी वो 3-4 मेडिसिन आपको देगा एक साथ खाने के लिए, एक को कैरी करेगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को लिपिड, तीसरे को प्रोटीन, चौथे को न्यूक्लिक एसिड, तो आपस में रिएक्शन होने का चांस नहीं है। पर अगर तुमने डॉक्टर की राय के बिना खुद 4 डिफरेंट गोलियां खा ली तो ये हो सकता है कि उनमें से 2 गोलियां या 3 गोलियां एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर टारगेट लेके जा रहा हो। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। उस केस में मेडिसिन रिएक्ट कर जाएगी और आपको उसके नुकसान होगा। फिर आप बोलेंगे कि बॉडी के साथ वो रिएक्ट कर गई, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टारगेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर टारगेट या टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट, व्हाटएवर यू वांट टू से। इज द थिंग ओके? क्या आपको मॉलिक्यूलर टारगेट समझ आया है क्या होता है? यस सर। आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूं। कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हैं वो बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल लेके जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट लेके जाएगा, लिपिड लेके जाएगा, प्रोटीन लेके जाएगा, न्यूक्लिक एसिड लेके जाएंगे। ये उस चीज को मॉलिक्यूलर टारगेट कहा जाता है और ये ड्यूटी आपकी नहीं होती। ये जो मेडिसिन बना रही हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये डिसाइड करती हैं कि कौन लेके जाएगा। डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि 2 मेडिसिन सेम मॉलिक्यूलर टारगेट पे ना जाएं सो दैट वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दें। जब हम खुद लेंगे तो ये नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आइए, मैं ये नोट कर लिया आपने सबने, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। यस सर। कर लीजिए, कर लीजिए। सर थोड़ा सा ब्रीफ में 1 मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, 100% यार श्योर हो गया। इतना तो ब्रीफ में लिखा हुआ है, देख अब इसको मैं लिखूं? नहीं थोड़ा सा बता दो ना, तो थोड़ा इतना एक्सप्लेन कर दो। अंशुल जी अभी जो मैं बता रहा था वो यही तो था, ब्रीफ में सुनिए। अंशुल है बड़ा मजेदार वैसे, कभी कभी ना मुझे तेरी बातें सुन के बहुत अच्छा सा भी लगता है। अब इसको मैं अगर बुरा ना माने तो एक एग्जांपल दूं अंशुल जी? दे दो। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अंशुल जी को किसी ने एक पर्सनल लेटर लिखी जिसे लव लेटर कहा जाता है। अंशुल जी कहेंगे इतनी बड़ी कौन पढ़े, ये उसको कॉल करेगा और बोलेगा ब्रीफ में बता दो आपने लिखा क्या है। ओ भैया थोड़ी तो मेहनत कर, इतना क्यों डरता है, लिख। सर आई मीन टू से फिर से बता दो, ये है सर मेरे कहने का मतलब। हाँ जी सर। चल तू बुरा नहीं मानता इसलिए तेरे साथ मजाक करता हूँ, देख बाकी बुरा मानते हैं उनके साथ मजाक ही नहीं करता। चल लिख, मैं दोबारा समझा रहा हूं। पहले ये बताइए बेटा अंशुल जी, क्या आपने कभी कोई मेडिसिन खाई है? सर रोज ही खाते हैं। रोज ही खाते हैं भैया। चलो इसे ड्राई फ्रूट्स की तरह मत खाइए, उम्मीद करते हैं।
जो आप मेडिसिन खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। जो मेडिसिन आप खाते हैं, इन चारों में से कोई एक चीज उस मेडिसिन को कैरी करती है और आपकी जो भी बॉडी के ऑर्गन में वो मेडिसिन की जरूरत है उसको वहां तक लेके जाती है। अब मान लीजिए आपने यहां से दिल्ली जाना था, तो आपके पास चॉइसेस थी, कार थी, रेलवे है, रेल्स, आप एरोप्लेन में जा सकते हैं। तो आइए आप डिसाइड करेंगे आपने किस में जाना है, या आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। ऐसे ही जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल वाले रिसर्च करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इनको कौन कैरी करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। वो ये देखते हैं जो मेडिसिन आप ले रहे हैं कौन इजीली कैरी कर सकता है, फिर उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, फिर उसके थ्रू उसको वहां भेजा जाता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, एंड ऑल वो एक अलग प्रोसीजर है। ओके सर, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने पढ़ा। व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज? Because classification helps us and doctors to give us good results. Classification हमेशा ही easiness के लिए होती है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया था, मेल फीमेल क्लासिफिकेशन है, मेटल नॉन मेटल क्लासिफिकेशन है, अडल्ट नॉन अडल्ट क्लासिफिकेशन है, पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली, राजस्थानी, ये भी कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, ये भी क्लासिफिकेशन है। हर चीज आपको प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है। पंजाबी बोलेंगे तो आपको कुछ कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियंस, नॉट खुराना सर। And if you say like Sharma, they are generally very religious and they generally don't take non-veg because they belongs to like Pandits. So they are like categories. तो आप अगर हम बोलते हैं साउथ इंडियंस, तो आपके दिमाग में आएगा like they have a common food like dosa, idli. And if you say like Bengali, you generally say fish and rice and rasgulla. So these are categories. Categories are classification so that it is easier to use. Why do we need to classify drugs in different ways? It helps us a lot. Classification on the basis of molecular target, फिर अलग अलग जो हमने सारे पढ़े उसको आप यहाँ ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट एज यूज इन मेडिकल केमिस्ट्री, ये भी हमने डिस्कस किया। नेम द मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर चूजन एज अ ड्रग टारगेट, वो भी हमारे हो गए। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। Why should not medicine be taken without the consulting of a doctor? ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया कि अगर ड्रग टारगेट सेम होगा तो मेडिसिन कैन रिएक्ट एंड इट कैन हैव अ साइड इफेक्ट्स, इट कैन इवन कॉज डेथ ऑल्सो। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं, वो एक सब्सक्रिप्शन साइड पे लगी होती है, इसको कौन कौन सी मेडिसिन दी हुई है वो पहले पूरा पढ़ते हैं कि कहीं गलती से मॉलिक्यूलर टारगेट सेम ना हो जाए और मेडिसिन रिएक्ट कर गई, ये ना हो कि नुकसान हो जाए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिफाइन कीमोथेरेपी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो ये वाले 5 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इन 5 क्वेश्चंस में से। थर्ड में है। हाँ जी, थर्ड में है। ओ भाई साहब, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर चूजन एज ड्रग टारगेट। अभी तो बताया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके सर। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो आइए आगे चलते हैं। ये है जो मेडिसिन है, टेरिपेथेटिक इफेक्ट से हम पढ़ेंगे। आप इसको अभी नोट ना भी करें, चाहे करना चाहें आप कर लीजिए, एक एक करके हमने सारे ही डिस्कस करने हैं। क्लियर? आपने नोट करना है, कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए। ये 1 मार्क में डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आती हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, सारे नाम नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, सबके नाम नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लो, आराम से नाम नोट कर लो। देखिए कितना अच्छा है, आप सब एसी और पंखे चला के बैठे होंगे। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं चला सकते, फैन भी ऑफ होता है, एसी भी ऑफ होता है कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। एंड वी टेक मोस्ट ऑफ आवर क्लासेस without AC and without fan, most of the classes. See how good weather is. बाहर कितना अच्छा मौसम है। देखिए सर मैंने कुछ भी नहीं चलाया हुआ, ना एसी ना फैन। आपने बहुत अच्छे मौसम में बैठे होंगे फिर आप। यस सर। है ना? हम देखिए इतने क्लोज में बैठते हैं कि कोई वॉइस भी ना आए। अगर हम पेन को भी टिक करते हैं तो उसकी भी वॉइस आती है, देखिए आती है। तो इतना भी अलाउड नहीं होता घर के अंदर। हाँ जी, चलें आगे। सर वेट। एक चीज और, सैटरडे की क्लास रिकॉर्डेड भी आ सकती है गूगल क्लासरूम पे। मैं मैसेज कर दूंगा, अगर गूगल क्लासरूम पे होगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये नोट भी करने होते हैं तो कई बार रिकॉर्डेड भी अच्छा लगता है इसमें। तो ठीक है? यस सर। हाँ, तो इट इज नॉट आई एम सेइंग कि आएगी, आ सकती है। आई टेल यू ऑन सैटरडे कि रिकॉर्डेड आ रही है गूगल क्लासरूम में या लाइव आएगी। लाइव के अपने बेनिफिट्स हैं, रिकॉर्डेड के अपने बेनिफिट्स हैं। रिकॉर्डेड आप लेटर ऑन दोबारा भी देख सकते हैं, जो लाइव होता है उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता। हो गया? पर रिकॉर्डेड में आप एक चीज मिस करेंगे, अंशुल जी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। यस सर। चलिए आगे चलें। यस सर। यस सर। चलिए आगे चल रहे हैं, कोई मिस भी हो जाएगा कोई बात नहीं, आगे एक एक करके सारे आएंगे, एक एक करके सारे आएंगे अपने आप। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंटा एसिड। अंशुल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। एंटा एसिड, सबसे पहले हम एंटा एसिड पढ़ने लगे। कौन बताएगा एंटा एसिड क्या होता है? सर जेलोसिल होता क्या है? जेलोसिल इज अ करेक्ट एग्जांपल, पर ये बताइए होता क्या है? ये बेसिक होता है सर, एसिडिटी हटाता है। It neutralize the acidity level in the माइल्ड stomach. बेसिस होते हैं मेरी सर बात ये। सुनिए, मेरी बात सुनिए, माइल्ड बेसिस। मेरी बात सुनिए। छोटे बच्चे को ना हम कहते हैं एक एक करके बोलिएगा, बड़े बच्चों को भी बदलेंगे, एक एक करके बोलिए। जब एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा मत बोले। बोलिए एंटा एसिड क्या होते हैं? एंटी एसिडिटी ड्रग्स। एंटी एसिडिटी ड्रग्स, बिल्कुल करेक्ट है। Sir, these are those medicines which neutralize acid in the stomach. That's very good. These are those chemical which neutralize acid in the stomach. Yes, sir. एक चीज, just wait. These are the chemical which neutralize acid in the stomach. में थोड़ा सी डिफिकल्टी है, एक्सेस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज करना है। अगर हमने सारा एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा।
बॉडी खुद भी एसिड रिलीज करती है कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, पर होता क्या है, कई बार हम कुछ ज्यादा बाहर का खा लेते हैं। अब तो आपने काफी दिनों से कम ही खाया होगा बाहर वाला, बट शादियों में गए, किसी पार्टी में गए तो आपने एक्सेस खा लिया। अब जैसे समोसे आजकल बंद हैं लगभग लगभग, किसी दिन गलती से घर पे आ गए, आप एक्साइटमेंट में ज्यादा खा गए तो एसिडिटी हो जाती है। तो वो एंटासिड्स आर दोज केमिकल्स which neutralize excess of acid of the stomach. एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, सारे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करना। ओके, इसमें कौन कौन सी केमिकल्स होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी गुड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी बेस। सर ये जो आप जेलोसिल लिखते हैं, आप लिख देते हैं लाइक जेलोसिल हो गया, पुदीन हरा हो गया, और भी आते हैं आपके एसिलो, इनो। ये जितने भी आप बता रहे हैं ये ब्रांड्स हैं। पुदीन हरा ब्रांड है, पुदीन हरा केमिकल नहीं है। यहां पे ब्रांड लिखना अलाउड नहीं है, ब्रांड के मार्क्स नहीं है। आपको केमिकल्स के नाम लिखने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ केमिकल्स और ब्रांड का नाम सेम होता है। लाइक पैरासिटामोल, पैरासिटामोल सॉल्ट भी है, पैरासिटामोल ब्रांड भी है। तो यहां पे आपको लगेगा मैं ब्रांड लिख रहा हूं, पर आप ब्रांड नहीं, आप सॉल्ट लिख रहे हैं। क्रोसन, क्रोसन इज अ ब्रांड, क्रोसन इज नॉट अ सॉल्ट। जिसने सबसे पहले पैरासिटामोल बनाया उसने अपने सॉल्ट का नाम और केमिकल का नाम, सॉरी, सॉल्ट का नाम और ब्रांड का नाम सेम कर लिया, और वो चला भी तो हमें पता नहीं चलता। पर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं। पुदीन हरा, पुदीन हरा एक ब्रांड है, वो सॉल्ट नहीं है, उसमें बेस डाला गया है। बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आप सॉल्ट्स लिखें, केमिकल्स लिखें, ना कि ब्रांड्स। आइए देखते हैं, इसको देखते हैं एंटासिड में कौन कौन से हैं। raises the pH to an appropriate level in the stomach. Examples: sodium bicarbonate, magnesium carbonate, aluminium hydroxide, magnesium hydroxide gel act as antacid by neutralizing hydronium ion in the stomach. यहाँ पे excess word भी ऐड कर देंगे, neutralizing excess of hydronium ion in the stomach. Write down the definition please. ऊपर वाली दो लाइनें लिखिए पहले जल्दी से। अब इसमें देखिए, कहीं भी कोई भी ब्रांड का नाम नहीं है, केमिकल्स के नाम है। जल्दी से लिखिए, न्यूट्रलाइजिंग से पहले एक्सेस वर्ड जरूर लिख लीजिएगा। यहां पे लिखना है, यहां पे एक्सेस, एक्सेस यहां पे करके एक्सेस पूरा डाल दीजिए। हाँ जी, हो गया। कर लिए बच्चे, नोट कर लिया?
हाँ जी बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. Wait, Yes, sir. sir. 1 second. You have to just note the first two lines, sir. नीचे वाली मैं समझा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है नीचे वाली भी। ऊपर वाली दो लाइनें नोट कर लीजिए बस। Done, sir. ओके, अब सुनिए, अब होता क्या है, जनरली किसी को एसिडिटी हुई तो उसने क्या किया जी, पुदीन हरा ले लिया, इनो खा लिया। अब जैसे आपने इनो खाया तो बॉडी के अंदर बहुत सारा बेस चले गया। बेस क्या चले गया? ये इनो हो, पुदीन हरा हो, ये सब बेस हैं। ये क्या है? बेस। बेस चले गए बॉडी में। बॉडी ने देखा कि जब भी थोड़ा सा भी एसिड ज्यादा होता है तो बेस आ जाता है, और देखा बेस हाई क्वांटिटी में आता है। एसिड ने देखा, बॉडी ने देखा बेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गया है, उसने थोड़ा और एसिड रिलीज कर दिया। बात को समझिए, मैं मैथमेटिकली समझाता हूं। एक नॉर्मल द एग्जाम्पल इज हाइपोथेटिकल, अज्यूम्ड एग्जाम्पल है। आपकी बॉडी के स्टमक में ऑलरेडी 100 H पॉजिटिव आयंस थे। आपने कुछ खाया, अब वो 120 हो गए, तो आपकी बॉडी में ना एसिडिटी हो गई, आपको थोड़े से अनकंफर्ट जोन आ रहा है, उसको बोलते हैं चेस्ट बर्न्स। क्या बोलते हैं? जो खट्टे डकार होते हैं उसे चेस्ट बर्न कहते हैं। जलन होना जब एसिडिटी से होती है उसे चेस्ट बर्न कहते हैं। तो चेस्ट बर्न्स होने शुरू हो गए, तो आप तंग हो रहे थे, आपको फैमिली मेंबर ने कहा जी इनो पी लीजिए, आपने इनो पी लिया। आपने सडनली हाई अमाउंट ऑफ बेस कंज्यूम कर लिया, स्टमक ने देखा बेस बहुत ज्यादा आ गया, स्टमक ने क्या किया, 20 H पॉजिटिव और रिलीज कर दिए। 20 H पॉजिटिव रिलीज किए तो आपकी बॉडी में बेस बहुत था, तो वो न्यूट्रलाइज हो गए, उस समय तो न्यूट्रलाइज हो गए। अब बॉडी ने थोड़े दिनों बाद देखा कि बेस तो बाहर से बहुत ज्यादा आता है, उसने अब 100 की जगह 120 130 H पॉजिटिव लूज कर दिए। आपने फिर से इनो पी लिया, इनो पिया तो वो न्यूट्रलाइज हो गए। बॉडी ने कहा 130 से भी बॉडी को कुछ नहीं हो रहा, बॉडी ने अब 140 H पॉजिटिव लूज करने शुरू कर दिए। इस बार आपने एक की जगह 2 इनो पी लिए, ठीक हो गया। अब उसने 150 कर दिया, 160 कर दिया, 170 कर दिया। धीरे धीरे बॉडी में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लग पड़ी, और पहले आपको एसिडिटी कभी कभी होती थी, फिर वीकली होनी शुरू हो गई, फिर आपको हर खाने के बाद शुरू हो गई। तो ये जितने भी पुदीन हर हैं, जेलोसिल, इनो, कोई भी ब्रांड हो, मैं किसी ब्रांड को फेवर नहीं कर रहा हूं, इन सब ब्रांड्स में एक प्रॉब्लम है, ये आपको हैबिचुअल बना देंगे। अगर आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे से ले रहे हैं तो यू आर बिकमिंग हैबिचुअल। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे एसिडिटी फ्रीक्वेंटली हो रही है। फिर वो आपको ये 2 मेडिसिन देगा, सिमेटाडाइन एंड रेटाडाइन। ये 2 मेडिसिन होती हैं, ये तभी OH नेगेटिव रिलीज करती हैं जब स्टमक में ज्यादा H पॉजिटिव हो। अगर स्टमक में ज्यादा H पॉजिटिव नहीं है, सर स्टमक में अगर ज्यादा H पॉजिटिव नहीं है तो ये OH नेगेटिव रिलीज नहीं करेंगे। अब इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में सेल्फ H पॉजिटिव लूज करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, और हमें एसिडिटी फ्रीक्वेंटली नहीं होती।
ये सिमेटाडाइन एंड रेटाडाइन, जिसके दो और नाम भी हैं, टिमेटिक एंड ज़ेंटेक, शायद अंशुल जी भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। ये जो मेडिसिन्स हैं ये OH नेगेटिव तो रिलीज करते हैं, ये OH नेगेटिव तो रिलीज करते हैं बट लिमिटेड। ये कभी भी ज्यादा रिलीज नहीं करते, जिससे हमारी बॉडी में H पॉजिटिव का जो लेवल है वो एक कांस्टेंट लेवल बना रहता है, जिससे बॉडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा H पॉजिटिव लूज नहीं करती और हमें मेडिसिन की हैबिट नहीं पड़ती। जेलोसिल, पुदीन हरा, इनो छोटे लेवल तक तो ठीक है, कभी वंस इन अ मंथ खा लिया, पर अगर आपको डेली बेसिस पे खाना पड़ रहा है या विद इन अ 2 डे रोज खाना पड़ रहा है, जनरली ओल्ड एज में होता है, पेरेंट्स को खाना पड़ता है, तो दे मस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड टेक दीज 2 मेडिसिन, आइदर दे टेक सिमेटाडाइन एंड रेटाडाइन, बट फिर वही बात, खुद नहीं लेना। और एसिडिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है अगर आप ये नहीं लेंगे तो। कुछ लोग तो इतने भी ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें हर खाने के बाद इसको खाना पड़ता है। इनो पुदीन हरा को, ये रेटाडाइन को आपको रोज खाने की जरूरत नहीं है, दिन में एक बहुत होती है। ये डॉक्टर आपको जनरली बोलेगा सुबह खा लीजिए, सुबह खा लिया, ये 24 घंटे धीरे धीरे OH नेगेटिव रिलीज करता रहता है, जिससे बॉडी में कभी भी H पॉजिटिव ज्यादा नहीं होता। क्लियर? क्या आपको इन दोनों का यूज समझ आया है, सिमेटाडाइन एंड रेटाडाइन का? ये NCERT का क्वेश्चन है सर, आपको समझ आया है क्या यूज है इसका? यस ये पैराग्राफ नोट कर लीजिए प्लीज। जो आप पढ़ते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, ये आपके घर में छोटी छोटी चीजें चल रही होती हैं, आप उनको नोट करिए और पेरेंट्स को गाइड करिए कि कभी भी घर पे कोई ज्यादा इनो ले रहा है, पुदीन हरा ले रहा है, तो दे मस्ट गो टू अ डॉक्टर। मैंने अभी बोला इंडिया के हर घर में डॉक्टर बैठा है, हाफ डॉक्टर्स, बट उसका लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाता है, एसिडिटी लेवल बढ़ता जाएगा, एक लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि पुदीन हरा और ये चीजें वर्क करनी ही बंद कर देती हैं, असर ही नहीं होता। एंड इससे जो आपका लीवर होता है या स्टमक होता है उसके मतलब उसको भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज इसको नोट करिए, ये NCERT का क्वेश्चन भी है, लेटर ऑन करिए नोट इसको। आज मुझे लग रहा है मौसम अच्छा है तो धीरे धीरे कुछ बच्चे एग्जिट कर रहे हैं आज, या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ जी, 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में फ्री कर देंगे हम आपको। आइए, कर लिया सबने नोट? यस। चलिए आगे चलते हैं। ये इनके डायग्राम्स हैं, ये बनाने नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने देखा इसको। NCERT में भी आपको डायग्राम मिलेंगे, पर प्लीज इसको याद मत करने बैठ जाना। मेरे 20 साल की टीचिंग में आज तक मैंने इसका डायग्राम एग्जाम में नहीं देखा, और अगर आपका टीचर डाल देता है स्कूल का तो उसके पैरे हाथ लगा के आना कि आज तक मैंने इतना बड़ा केमिस्ट्री का टीचर भी नहीं देखा। 12th लेवल पे इसके डायग्राम एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आप सिर्फ देख पाए। देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स यू कैन लर्न इन 12th, तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। कर लिया, देख लिया, अच्छे लगे देख के? चलिए आगे चल रहे हैं हम। ये NCERT में बने हुए हैं, अगर फिर भी दिल करे तो बना लीजिएगा। हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं
उसमें अगर आप ये स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल उसमें आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट, एंटी हिस्टामाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हाट इज एंटी हिस्टामाइन? एंटी एलर्जिक ड्रग्स। क्या? एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ये देखिए और पढ़िए, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एंटी एलर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं? एलर्जी मींस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। जब हमारी बॉडी कोई ऐसे एनवायरनमेंट में चली जाती है जिसमें हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स को वो एनवायरनमेंट फेवर नहीं करता, हमारे बॉडी के सेल्स देखते हैं ये नया एनवायरनमेंट आ गया है, इसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नए एनवायरनमेंट में आने के कारण नए केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। वो नए केमिकल्स हमें अनकंफर्ट जोन में ले जाते हैं, क्योंकि हमें भी उन केमिकल्स की आदत नहीं है हमारी बॉडी को। वो नए केमिकल्स जो रिलीज हुए उन्होंने हमें डिस्कंफर्ट प्रोवाइड किया। वो जो डिस्कंफर्ट है दैट इज कॉल्ड एलर्जी। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को घास पे लिटा दीजिए, उनकी बॉडी रेड हो जाती है, वो एलर्जी है। कोई छोटे बच्चे ने कुछ पर्टिकुलर चीज खा ली, वो एलर्जी है। आप में से किसी को कोई एलर्जी हो? सर बनाना से। बनाना से बिल्कुल हो सकती है, सबको अलग अलग होती है। अब नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, बना करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो आपके ट्रॉपिकाना, रियल, जितने भी ब्रांड्स हैं, माजा, इन ब्रांड्स को आप लगातार 15 दिन खाली पेट एक गिलास, सुबह उठते ही एक गिलास इसको पी लीजिए खाली पेट, so that chemicals will be in your stomach in the concentrated form. 15वें दिन उम्मीद है कि आप डॉक्टर के पास होंगे, आपको इतनी एलर्जी हो जाएगी। ये जितने भी ट्रॉपिकाना, रियल, माजा और ऑरेंज पल्पी जो होता है, पल्पी ऑरेंज, दे आर whole chemicals, they contain huge preservatives. My son, when he is very small, डॉक्टर ने उसे कहा कि रोज ना जूस पिलाना है। जब मेरा बेटा छोटा था, like 1 year, 1.5 year, my doctor said इसको ना जूस पिलाया करिए। तो मैंने कहा फ्रेश जूस कौन पिलाएगा? I bring huge pack of juices, Tropicana, Real and all, and put in a fridge. बेटे को बोल दिया सुबह उठते तो नहीं, यहाँ से पी लेना है। वो सुबह उठते ही पी लेता था। And after 15 days he got allergy. And doctor, when I gone to doctor, he asked me कि आप सुबह से बताइए शाम तक ये क्या खाता है जो एलर्जी हो जाती है। हम उसे बता रहे हैं जी परांठी खाता है, अचार खाता है, ये खाता है, वो खाता है, बोलते रहे 15-20 मिनट लगा था। फिर मुंह से निकला कि जूस पीता है। कहता है कौन सा, फ्रेश जूस या ये पैक्ड? आई सेड पैक्ड जूस। कहता जी इसको खिलाना बंद कर दो, आपको एलर्जी, इस आपके बच्चे को इसके बाद एलर्जी नहीं होगी। एंड फॉर 5 years, आपको अगले 5 years इसको नहीं देना है। हमने उसको 5 years नहीं दिया। नाउ ही इज वेरी ओके, नाउ ही कैन ड्रिंक दैट ऑल थिंग्स। तो दे कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। नेवर थिंक दे आर रियल जूसेस। रियल तो बिल्कुल भी रियल नहीं है। दे कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, ट्रॉपिकाना एंड ऑल। क्लियर? तो what is histamines? Diminish or abolish the main action of histamine release in the body and hence prevent allergic reactions. इतने बड़े बड़े नाम मत लिखना, मैं इजी लिखवा दूंगा। सिट्राजाइन लिखना चाहें आप लिख लीजिए, डेफिनेशन नोट करो जल्दी से। Diminish or abolish the main action of histamine. Diminish or abolish the main action of histamine release in the body and hence prevent allergic reaction. आप इजी वाला याद कर लो ना, ये वाला, जैसे सेल्डेन, ये वाला नाम याद कर लो, सिट्राजाइन याद कर लो,
डिम टैप याद कर लो, जरूरी नहीं है बड़े बड़े नाम ही याद करने, स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने। पहले आप बताइए, आपको एंटी एलर्जिक ड्रग्स क्लियर हो गई क्या होती हैं? यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट एलर्जी क्लियर होगी, एलर्जी। यस सर। ओके, एक चीज मैंने पहले बताई थी फिर बता रहा हूं, अस्थमा डिजीज नहीं है। कुछ लोग को अस्थमा होता है, लोग कहते हैं थोड़ा दूर रहिए, कम्युनिकेबल है। नो, इट इज नॉट कम्युनिकेबल अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, इट इज जस्ट अ एलर्जी। आप किसी डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। वैसे ग्रेस के मदर आई थिंक से डॉक्टर हैं, तो ग्रेस बिटिया की ड्यूटी है वो मदर से पूछेंगे कि क्या अस्थमा कम्युनिकेबल है अकॉर्डिंग टू मी। कम्युनिकेबल है। आपने अपनी मम्मा से पूछना है कि अस्थमा जो होता है कि ये एंटी एलर्जी है, मतलब एलर्जी है, या कम्युनिकेबल है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज एलर्जी, पर हम अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहेंगे तो बिटिया अगली क्लास में पूछ के बताएंगे हमें। सर वो कहते कम्युनिकेबल नहीं है। कम्युनिकेबल है पक्का? नहीं 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 नहीं, कम्युनिकेबल नहीं है वो कह रहे हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, कम्युनिकेबल नहीं है, वो एक एलर्जी है। ठीक है, इसका मतलब हमारी नॉलेज करेक्ट थी। यस सर, कम्युनिकेबल नहीं है। समटाइम वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स आल्सो। ठीक है, चलिए आइए आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स होते हैं जो पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स। पर पेन किलर में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब वो पेन किलर दिया जाए तो कॉन्शियसनेस रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये ना वो अनकॉन्शियस हो जाए या उसे मेंटल कंफ्यूजन हो जाए। अब ये मेंटल कंफ्यूजन क्या होता है? मेंटल कंफ्यूजन होता है लाइक आपके सामने ग्लास पड़ा है, आप उस ग्लास को समझ ही नहीं पा रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे। आपको कंफ्यूजन होगी कि मैं एक ही ग्लास देख रहा हूं कि दो ग्लास देख रहा हूं। आपको कितने ग्लास दिख रहे हैं? तो इसका मतलब आपको भी हो रही है, तो आपको एक ही दिखना चाहिए। तो जब भी मेडिसिन लें तो मेंटल कंफ्यूजन ना हो जाए, आप करेक्ट और रॉन्ग में डाउट ना कर लें, इन कोऑर्डिनेशन आपसे चला ही ना जाए। स्टेयर्स चल रहे हैं, आपके पैर डगमगा रहे हैं, पैरालिटिक ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, कोई भी ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस ना हो जाए। तो जो पेन किलर्स होते हैं उन्हें एनाल्जेसिक्स कहते हैं, पर उन पेन किलर्स की कुछ खासियतें कि वो ना तो कॉन्शियसनेस को खराब करें, मेंटल कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इनकोऑर्डिनेशन ना हो बॉडी पार्ट्स में, पैरालिसिस ना हो जाए, अब ब्रेन की डिस्टर्बेंस ना हो जाए। पता चला पैर दर्द हो रहा था, इंजेक्शन लगाया, वो भैया हमेशा के लिए पैर पैरालिटिक ही हो गया। दर्द हो रही थी, दवाई दी, डेथ ही हो गई, या मेंटली अपसेट हो गए। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इट रिड्यूसेस और अबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्व सेल्स। यहां जितना रेड है उसको नोट करिए, पहले जितना रेड है उसको नोट करिए। कर लिया नोट? नो सर। कलो कलो आराम से, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको रेगुलर लेने से लोगों में ओबेसिटी आ जाती है, तो वो ये नहीं होती? बेटिया दोबारा से क्वेश्चन पूछिए बच्चे। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको रेगुलरली लेने से ओबेसिटी आ जाती है, तो वो ये एनाल्जेसिक से हो जाता है अगर रेगुलर ली जाए तो? नहीं, एनाल्जेसिक्स से नहीं मुझे लगता। एनाल्जेसिक्स ना जनरली किडनी और लीवर को हार्म करती हैं। एनाल्जेसिक्स जो होती है ना पेन किलर्स, अब मान लीजिए किसी को
गोडों में दर्द हो रहा है, वो पेन किलर्स लेते ही रहते हैं बिना डॉक्टर की रेफरेंस में. Yes, sir. Sometimes it hurts kidney and liver, but every medicine has a different side effects. कोई रेयर केस में ओबेसिटी भी हो सकती है. अब जिन्हें हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, sometimes when you become sick, like आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई, गोडों में प्रॉब्लम आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आप स्टेरॉइड ले लेंगे. स्टेरॉइड्स हैज साइड इफेक्ट्स. आपने कह दिया यस आई वांट रिकवरी, आई एम रेडी टू टेक स्टेरॉइड्स, तो उस केस में वो हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी हेवी हो जाए या आपको कोई लॉन्ग स्टेज का नुकसान आ जाए. अब जितने प्लेयर्स होते हैं, अभी जब इनको इंजरी हो जाती है, दे जनरली गो फॉर स्टेरॉइड्स. तो वो एक पार्ट है. अब मैं जल्दी से खत्म करूंगा, आपकी अगली क्लास भी है, मेरी तो नहीं है अभी, बस जस्ट एक मिनट. इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स. इसमें सेम डिफरेंस है, मेडिसिन एंड ड्रग वाला. ड्रग वाले जो डिफरेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे नारकोटिक्स में. मेडिसिन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस में लिखी जाएंगी? नॉन नारकोटिक्स में. एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन, नारकोटिक्स. जो मेडिसिन की प्रॉपर्टीज थी वो किस में लिखेंगे? नॉन नारकोटिक्स में. एंड ड्रग्स की जो प्रॉपर्टी थी वो किस में लिखेंगे? नारकोटिक्स में. आप ये ऑलरेडी लिख चुके हैं. पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स में डिफरेंस लिखिए, तब भी हम मेडिसिन और ड्रग वाले ही लिखेंगे. क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आज वाला सारा समझ आ गया होगा. Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू. अगली क्लास में रिकॉर्डेड भी आ सकता है, लाइव भी आ सकता है, ठीक है? तो मैं बता दूंगा आपको कैसे. बाय बाय. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, ये वाला sir. लेक्चर, Thank you, sir. बाय बेटा. मैं ये वाला लेक्चर गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा जल्दी. ठीक है? Okay, sir. बाय बाय बेटा, बाय बाय. Thank you, sir. बाय Bye, बेटा, sir. बाय बाय.